नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। परिचर्चा चल रही है। उत्तराखंड की परीक्षाओं से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं। ठीक है, आगामी आने वाले आबकारी परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा, उसी के लिए एसआई के लिए भी क्या होगा, इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, इतिहास की बात करूं तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन कालों में। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल तो लिखा है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया और ऐतिहासिक काल, इसके तीन कालों के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और हर काल की अपनी अलग अलग विशेषता है। अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करूं तो जहां से गुफा, शैलचित्र, कंकाल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से क्या प्राप्त होते हैं, गुफा। ठीक है, गुफा हो गए। ठीक है, शैल चित्र क्या होते हैं बताओ मुझे, शैल चित्र हो गए, पत्थरों पे बने हुए चित्र हो गए। ठीक है, कंकाल हो गए, ये प्रागैतिहासिक की बात कर रहा हूं मैं, कंकाल हो गए। और मृद भांड क्या होते हैं, मृद मतलब होते हैं मिट्टी के बने हुए बर्तन, मृद भांड मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन और धातु उपकरण हो गए। ठीक है, तो ये तो प्रागैतिहासिक काल में आते हैं। आद्य ऐतिहासिक की अगर मैं बात करूं तो आद्य ऐतिहासिक काल में धार्मिक ग्रंथ आते हैं। पौराणिक काल के जो धार्मिक ग्रंथ थे, जिसमें हम ऋग्वेद हो गए, ठीक है, जिसमें उत्तराखंड को क्या कहा गया है, ऋग्वेद में देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ठीक है, तो हम आद्य ऐतिहासिक काल में क्या धार्मिक ग्रंथों के बारे में परिचर्चा करेंगे। और जो तीसरा काल आता है आपका इम्पोर्टेंट, वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में भी हम क्या प्राचीन काल की बात सर्वप्रथम करेंगे, जिसमें हम कौन से शासन हो गए, जिसमें हम कुनिंद वंश हो गए, कुनिंद शासक हो गए। ठीक है, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, अमोघ भूति था। ठीक है, देखो अमोघ भूति था। और मैं उसी के साथ आपको कार्तिकेय राजवंश का एक वीडियो मैंने अलग से आपको बताया हुआ है। ठीक है, कार्तिकेय राजवंश के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद प्राचीन काल में तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर मध्यकाल में तुम्हें बताया मैंने क्या, कत्यूरी राजवंश के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, जिसके राजा कौन कौन होते हैं मैंने बताया, कौन कौन होते हैं, ब्रह्मदेव हो गया। ठीक है, बाज बहादुर चंद हो गया। ठीक है, कुमाऊं में जब चंद राजवंश आता है तो उसके बारे में यहाँ हम परिचर्चा करेंगे। और इसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और तीसरा काल आता है ऐतिहासिक में, आधुनिक काल आता है, जिसमें हम गोरखा शासन के बारे में, ठीक है, गोरखा शासन के बारे में, अल्मोड़ा पर अधिकार कब किया था गोरखाओं ने, तो कब 1790 में जब क्या करते हैं ये अल्मोड़ा में एक छोटे युद्ध के बाद क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, वहीं मैं यहाँ संगोली के संधि के बारे में भी बताऊंगी कि उसकी मुख्य बातें क्या थी, उसकी क्या संगोली में क्या मुख्य बातें थी और दोनों के बीच में क्या संधियां हुई, उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया आपको, आपको बताया कि लास्ट में जो आपका क्या होता है, आधुनिक काल होता है, उसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद आपके हम परिचर्चा करते हैं जो यहाँ के क्या होते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन होते हैं, उनके बारे में। जैसे पहले हम 1857 की क्रांति ले लूँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, तो हम यहाँ के जो क्या है क्रांतियाँ हैं उनके बारे में हम परिचर्चा करते हुए चलेंगे। इससे पहले हमारी एक श्रृंखला आ गई थी जिसमें हमने क्या पढ़े थे, उत्तराखंड के 15 से 20 टॉपिक इसमें क्या किए थे, कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने क्या उत्तराखंड का क्षेत्रफल हो गया, उत्तराखंड की जनसंख्या हो गई, उत्तराखंड का वना क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, वन का क्षेत्रफल कौन से जनपद में कितना प्रतिशत है। ठीक है, उत्तराखंड के दर्रे हमने ट्रिक के माध्यम से बताए हुए थे, यहाँ के ग्लेशियर हो गए। ठीक है, यहाँ के पर्वत हो गए उत्तराखंड के, क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, उत्तराखंड की नदियाँ हो गई। ठीक है, उत्तराखंड के नेशनल पार्क हो गए। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एनिमल हो गए। ठीक है, इनके बारे में परिचर्चा की थी। वहीं उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थल हो गए और प्रसिद्ध संस्थान हो गए, सब हमने इससे पहले करीब करीब 57 मिनट्स की वो वीडियो बनाई थी, उसमें परिचर्चा की हुई थी। ठीक है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था, वहां से आपके 5 नंबर बनेंगे। ठीक है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, आज का भी टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्या करेंगे, जो उत्तराखंड का क्या है एक ऐतिहासिक अध्ययन है, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, इस काल की जानकारी क्या, पुरातात्विक स्थल मैंने बताया कि जो क्या है प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ से क्या मिलते हैं, गुफा हो गए, शैलचित्र हो गए और क्या कंकाल हो गए, मृदभांड हो गए, धातु के बने उपकरण हो गए, ये कहाँ से मिलते हैं, प्रागैतिहासिक काल से मिलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार मैंने आपको एक
क्या मैं पूछूं आपसे, क्या भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका कहाँ है? तो कहाँ है भीमबेटका? एमपी, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। क्यों प्रसिद्ध है? शैलाश्रयों के लिए, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कौन सी नदी पे है? आप मुझे बताएंगे भीमबेटका कौन सी नदी पे है। ठीक है। उसी प्रकार प्रागैतिहासिक काल में अगर बात करूं तो हम उत्तराखंड के संदर्भ में, तो यहाँ से पुरातात्विक स्थलों से क्या मिलते हैं? हमें कुछ न कुछ क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। जैसे पत्थर के उपकरण मिलते हैं, गुफा मिलते हैं, शैल चित्र मिलते हैं, कंकाल मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन जिसे मृदभांड बोलते हैं, धातु उपकरण हो गए। ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमें प्रागैतिहासिक काल से होते हैं। दूसरा जो है उसमें देखो पुरातात्विक स्थल या पुरातात्विक क्षेत्र। अब क्या है पुरातात्विक स्थल और क्या होते हैं पुरातात्विक स्रोत, इनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है। ये पुरातात्विक स्थल या पुरातात्विक तत्व, मृद भांड मैंने बताया। मृद भांड क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन। ठीक है। देखो अर्थ समझते हुए चलना है। मिट्टी के बर्तन को क्या बोलते हैं? मृद भांड बोलते हैं। शैलाचित्र, ठीक है। शैल चित्र क्या होते हैं? पत्थरों पे बने हुए चित्र। ठीक है। शैलाचित्र या शैलाश्रय बोलते हैं, शैल चित्र बोलते हैं। गुफा तो आप जानते हैं। और कंकाल हो गया, मनुष्य के कंकाल या आपके क्या हो गए? ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए, कंकाल हो गए। तो ये क्या होते हैं? पुरातात्विक तत्व या पुरातात्विक स्थलों से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो आइए, देवीधुरा चंपावत उत्तराखंड से हेनवुड नामक व्यक्ति ने 1856 में उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोत की खोज की थी। ठीक है। कहाँ से? किसने? देवीधुरा चंपावत में। ठीक है। उत्तराखंड के देवीधुरा चंपावत में कौन थे व्यक्ति? का नाम है हेनवुड। हेनवुड नामक ने कब? 1856 में उत्तराखंड में क्या पुरातात्विक स्रोतों की खोज की थी। इसलिए उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोतों की खोज का श्रेय किसे जाता है? हेनवुड को जाता है। अगर पूछ लेगा कि उत्तराखंड में जो क्या है पुरातात्विक स्रोतों की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो हेनवुड को जाता है। कब की थी उन्होंने? 1856 में की थी। कहाँ पे? देवीधुरा चंपावत। कहाँ पड़ता है? देवीधुरा चंपावत में पड़ता है, जो उत्तराखंड का क्या है? एक जिला है। ठीक है। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा के प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं जहां उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोतों की खोज हुई। अब बोल रहा है पिथौरागढ़ से भी हमें क्या मिले हैं? पिथौरागढ़ से भी हमें क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। उसके बाद कहाँ? चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, अल्मोड़ा हो गया। ठीक है। मैं पूछूं कि लाखू गुफा कहाँ पे है, कब इसे खोजा गया? तो लाखू गुफा आपको पता है अल्मोड़ा के बाड़ोसिना के पास दलबैंड में स्थित है। 1963 में इसे खोजा गया था। 1963 में किसे? लाखू गुफा को खोजा गया था। अल्मोड़ा, दलबैंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। गोरखा गुफा कहाँ पे है? किमनी गांव हो गया, मलारी गांव हो गया, लुएपथाप हो गया, हुडली हो गया, पेटसाल हो गया, फलसीमा हो गया, रामगंगा घाटी हो गया, बनकोट हो गया। तो ये आपके इंपोर्टेंट होते हैं और सभी के बारे में हम क्या करेंगे? आज चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो 1952 से 1953 में यज्ञदत्त शर्मा नामक व्यक्ति ने हरिद्वार में कहा बहादुराबाद से पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की। अब देखो यज्ञदत्त शर्मा एक छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। ठीक है। उत्तराखंड के संदर्भ में इन्होंने कहा हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी 1952-53 में। ठीक है। अगर वही यज्ञदत्त को हम अगर बड़े स्तर पर लें तो बताओ मुझे यज्ञदत्त ने किसकी खोज की थी? और ठीक है, तो रोपड़ की खोज किसने की थी? ठीक है। रोपड़ की खोज, हड़प्पा सभ्यता जो आप पढ़ते हैं, हड़प्पा कालीन जो सभ्यता पढ़ते हैं, उसमें रोपड़ की खोज किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। कब की थी बताओ मुझे? रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने कब की थी? तो मुझे बताओ। तो 1953 में। ठीक है। 1953 में ही इन्होंने क्या रोपड़ की खोज की थी। ठीक है। कहाँ पे है? पंजाब पे पड़ता है आपका रोपड़, जो भारत में है। ठीक है। और वहीं इन्होंने क्या आलमगीर, ठीक है, आलमगीरपुर याद रखना, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा क्या आलमगीरपुर की खोज भी इनके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। कब की गई थी? तो ये 1958 में। ठीक है। 1958 में इनके द्वारा क्या आलमगीर नामक शहर की क्या की गई? स्थल की खोज की गई थी। तो आलमगीर कहाँ पे पड़ता है? मुझे बताएंगे आलमगीर कहाँ पे? यूपी में है आपका आलमगीर। ठीक है। यूपी में आपका आलमगीर है। यूपी में भी कहाँ है? मेरठ में पड़ता हुआ है। अब देखो मैंने आपको बताया कि 1952-53 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कहाँ हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की, उत्तराखंड के संदर्भ में बता दिया। ठीक है। अब अगर थोड़ी बड़े स्तर पे लें तो इन्होंने क्या किया मैं आपको बता दूं,
रोपड़ की खोज 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने पंजाब में, ठीक है। वहीं देखो आलमगीर 1958 में, ठीक है, 1958 में कहाँ पे, मेरठ उत्तर प्रदेश में इनके द्वारा किसकी, आलमगीरपुर की भी खोज की गई। तो यहाँ से आपके लिए 3 बातें आपको याद रखना है। 1952 से 1953, ठीक है, हरिद्वार में, बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की, तो यज्ञदत्त शर्मा ने की, ठीक है। रोपड़ की खोज 1953 में किसने की, यज्ञदत्त शर्मा ने की, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, 1958 में इसकी खोज किसने की, तो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, ठीक है। तो अब हम चर्चा परिचर्चा करेंगे उत्तराखंड के संदर्भ में, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए बात कर दो पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ को क्या सूर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपसे पूछूं मैं कि ओम पर्वत कहाँ पे स्थित है, नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। तो अब हम चर्चा परिचर्चा करेंगे उत्तराखंड के इतिहास की दृष्टि में। पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र, ठीक है, पिथौरागढ़ के कहाँ, बनकोट क्षेत्र में क्या 8 ताम्र मानव आकृति, ठीक है, मानव आकृति प्राप्त होते हैं, ठीक है। मानव के क्या मिलते हैं, आकृतियां प्राप्त होते हैं, कहाँ से, पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से, ठीक है। इनकी खोज कब, 1989 में, 1989 में इनकी खोज की गई थी, ठीक है। पूछेगा कि 8 ताम्र मानव आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो पिथौरागढ़ के बनकोट क्षेत्र से आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चमोली से आपके लिए क्या प्राप्त होते हैं, तो चमोली से इंपोर्टेंट है ग्वारिखा गुफा, कहाँ, चमोली, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है, गोरखा गुफा जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो राकेश भट्ट को जाता है। राकेश भट्ट ने गोरखा गुफा की क्या की थी, खोज की थी। यह गुफा चमोली जिले के डुंगरी गांव के अलकनंदा नदी के किनारे में स्थित है, ठीक है। चमोली के कहाँ, डुंगरी गांव के अलकनंदा जिले में, अलकनंदा नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इस गुफा से क्या प्राप्त हुए हैं, देखो अब जो क्या है, गोरखा गुफा है, कहाँ है, तो चमोली जिले के डुंगरी गांव, किस नदी के किनारे है, तो अलकनंदा नदी के किनारे है, ठीक है। कितने क्वेश्चन बन गए, देखो बन गए कितने, गोरखा गुफा कहाँ है, तो कहाँ है, चमोली के डुंगरी गांव में है, ठीक है। कौन सी नदी के तट पे है, तो अलकनंदा नदी के तट पे है, ठीक है। खोज किसने की, राकेश भट्ट ने की थी, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ से लोमड़ी हो गए, भेड़ हो गए, बारहसिंगा हो गए, मानव के 41 रंगील चित्र प्राप्त हुए, जिसमें से 8 चित्र मानव के हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, जो क्या है, चमोली के डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के किनारे क्या बसा है, गोरखा गुफा है, जहां से लोमड़ी के चित्र हो गए, भेड़ हो गए, बारहसिंगा हो गए, मानव के 41 रंगील चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें 8 चित्र किसके हैं, मानव के हैं, ठीक है। अब दूसरा आपका जो क्या है स्थल है आपका, वो है पुरातात्विक स्थल है, वो है मलारी गांव, ठीक है। यह गांव चमोली जिले की धौलीगंगा घाटी में स्थित है, ठीक है, धौलीगंगा घाटी में स्थित है, ठीक है। धौलीगंगा किस नदी में मिलती है, बताना मुझे, धौलीगंगा किस नदी में मिलती है, ठीक है। धौलीगंगा किस नदी में मिलती है, किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है, कमेंट में बताएंगे। मलारी गांव की बात चल रही है, तो चमोली जिले के धौलीगंगा घाट में स्थित है, ठीक है, घाटी में स्थित है। इस गांव से क्या प्राप्त हुए हैं, नर कंकाल हो गए, मृद भांड जिसे क्या बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन हो गए, ठीक है। 5.2 किलो का क्या सोने का मुखावरण मिला है, मुखौटा मिला है, कितना, 5.2 किलोग्राम का क्या मिला है, एक सोने का मुखौटा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यही चमोली जिले के कहाँ से, चमोली जिले के मलारी गांव से प्राप्त हुआ है, ठीक है। काले व धूसर रंग के चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए हैं, ठीक है। काले व धूसर रंग के चित्रित मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। वहीं मैं पूछूं कि हड़प्पा में जो मृद भांड, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता है, वहां जो आपको मृद भांड मिले हैं, उनमें कौन से रंगों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। हड़प्पा के जो मृद भांड हैं उनमें कौन से रंगों का प्रयोग किया गया था, तो काला, ठीक है, काला रंगों का प्रयोग किया था, काला, ठीक है। काला रंग, काले रंग वाले डिजाइन मिलते हैं हड़प्पा के जो मृद भांडे हैं, ठीक है। और जो उत्तराखंड के संदर्भ में अगर बात कर रहे हैं हम, कहाँ के, मलारी गांव में, तो यहाँ काले हुए धूसर रंग के चित्रित मृद भांड प्राप्त होते हैं, ठीक है। वही 2001 से 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता द्वारा इस गांव के
इन पुरातात्विक स्रोतों की खोज की गई। इस गांव में 2 बार खोज की गई। पहली बार यहाँ 1983 में खोज की गई थी। पहली बार कब की गई थी? 1983 में की गई थी। और बात करें 1956 में शिव प्रसाद डबराल द्वारा यह समाधान खोजे गए। समाधान क्या होता है? वह जगह जहाँ शवों को रखा जाता है। समाधान वह स्थान जहाँ क्या शवों को रखा जाता है या दफनाया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? समाधान कहते हैं। तो 1956 में किसने खोज की थी? शिव प्रसाद डबराल ने की थी। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने इस समाधान को खस जाति बताया। देखो अब राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा? जो ये समाधान हमें प्राप्त हुए ये कौन सी जाति के हैं? ये खस जाति के हैं। ठीक है। खस जाति के क्या बोलते हैं? ये समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका किमनी गांव। ठीक है। किमनी तो कहाँ पे है? चमोली के थराली के पास स्थित है किमनी गांव। ठीक है। चमोली जिले के थराली के पास स्थित है। इस गांव में पशुओं के शैल चित्र, ठीक है, पत्थरों पे बने हुए पशुओं के चित्र हल्के सफेद रंग के, ठीक है, हल्के क्या है? सफेद रंग के चित्र हैं। और कैसे हथियार भी हमें क्या हुए हैं? वहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। पत्थर पे क्या है? चित्र बने हुए हैं। ठीक है। किसके हैं? पशुओं के हैं। कौन सा रंगों का प्रयोग हुआ है? तो हल्के सफेद रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और हथियार भी हमें कहां से? किमनी गांव से प्राप्त हुए हैं, चमोली के थराली के पास स्थित है। ठीक है। देखो हुडली आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। हुडली कहाँ? उत्तरकाशी में। ठीक है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? आप मुझे बताएंगे उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बताएंगे तो हुडली क्षेत्र से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है। पूछ लेगा कि उत्तराखंड का वह कौन सा स्थल है जहां से नीले रंग के चित्र शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो हुडली से हमें क्या होते हैं? नीले रंग के शैल चित्र, पत्थरों पे बने चित्र क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। यह क्षेत्र उत्तरकाशी के यमुना घाटी पर स्थित है। ठीक है। जो हुडली क्षेत्र है किसकी कौन सी घाटी? यमुना घाटी पर स्थित है, जहां से क्या मिलते हैं? नीले रंग के शैलाश्रय मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए क्या है? अल्मोड़ा है। ठीक है। देखो अल्मोड़ा से क्या, मैंने पहले ही जब हमने वीडियो प्रारंभ की थी तभी हमने एक बार इसमें परिचर्चा की थी। लाखों उडियार। ठीक है। लाखों गुफा या उडियार, पहाड़ी में क्या बोलते हैं? उडियार बोलते हैं। और गुफा आपका हिंदी में हो गया। तो आइए 1968 में 1968 में इस गुफा को किसके द्वारा? महेश्वर प्रसाद जोशी द्वारा। याद रखना लाखों उडियार की खोज किसने? महेश्वर प्रसाद जोशी द्वारा 1968 में खोजा गया था। ठीक है। यह गुफा अल्मोड़ा जिले के बाड़ोसिना के पास दलबेंड में किस नदी के तट पर? नदी का नाम पूछेगा तो सुयाल नदी। ठीक है। इंपोर्टेंट होगा। जो क्या मिला है? जो लाखों उडियार मिला है, लाखों गुफा मिला है, तो अल्मोड़ा में दलबेंड के पास। ठीक है। दलबेंड में स्थित कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सुयाल नदी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इस गुफा से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? ठीक है। जो उडियार है, लाखों उडियार है अल्मोड़ा में। ठीक है। तो यहां से देखो पशुओं व मानव के रंगील चित्र। ठीक है। पशु और क्या मानव के क्या मिले हैं? रंगील चित्र मिले हैं। ठीक है। रंगील चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल की बात चल रही है तो उस समय अब देखो कला कितनी उच्च स्तर की होगी। आज तक भी वो चित्र क्या है? हमें स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो कौन से रंगों का इनमें प्रयोग हुआ होगा? अब देखो आ गया ना। मैंने पहले ही बताया था कि इस गुफा के शैल चित्रों की तुलना मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुए शैल चित्रों से की थी। भीमबेटका क्या है? एक नवपाषाण युग है। ठीक है। पुरापाषाण युग है। ठीक है। मध्यपाषाण युग है या पाषाण काल युग है, आप मुझे बताएंगे। इंपोर्टेंट है। तो भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है। वहां से क्या होते हैं? उत्तम कोटि के क्या शैलाश्रय या शैल चित्र प्राप्त होते हैं, जिनके रंगों पे देखो उस समय चित्र बनाए जाते थे तो किस रंगों का प्रयोग किया जाता? तो रंग कहाँ से आते थे? आज की तरह टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी, तो कौन से रंग थे? तो मैं बताता हूँ। उस समय देखो आप तो पौधे हो गए। ठीक है। पौधों के छाल हो गए। ठीक है। पेड़ों के छाल हो गए या पौधों के पत्तियां हो गई और खनिज हो गए। ठीक है। खनिज और पौधों को क्या करते थे? कूट कूट कर इनके रसों से क्या करते थे? रंग बनाते थे। ठीक है। आज भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। भीमबेटका के चित्र हो गए मध्य प्रदेश में। और देखो अल्मोड़ा का जो क्या है, मैंने बताया कि अल्मोड़ा का कौन सी, मैं किसके बारे में बात कर रहे थे? अल्मोड़ा में लाखों उडियार की बात कर रहे थे। जो लाखों उडियार से क्या मिलते हैं? पशुओं और मानव के रंगील चित्र होते हैं। इनकी तुलना किससे की गई है? भीमबेटका की गुफा से की गई है। ठीक है। भीमबेटका की गुफा से की गई है। भीमबेटका अपने लिए क्या है? एक इंपोर्टेंट स्थल है। ठीक है। भीमबेटका
कौन सी नदी पे है भीमबेटका, आप मुझे बताएंगे। भीमबेटका मध्य प्रदेश में कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ नागफनी के आकार का भव्य शिलाश्रय भी प्राप्त हुआ है और सामूहिक नृत्य करते हुए मंडली के चित्र भी प्राप्त हुए। अब देखो क्या बोल रहा है, जो अल्मोड़ा का क्या है लाखू उडियार है, इसमें क्या नागफनी आकार के भव्य शिलाश्रय, ठीक है, नागफनी आकार का है, बड़ा सा क्या है पत्थर है, ठीक है, शिलाश्रय, शिलाश्रय क्या है पत्थर है, और उसमें क्या नृत्य करती हुई मंडली, ठीक है, नाच करते हुए मंडली को चित्र दिखाए हुए हैं, ठीक है। ये आप संलग्न चित्र है जो क्या है नागफनी आकार का है और नृत्य करते हुए, ये देखो आपको ये चित्र देख रहे हैं, ये कैसे हैं नृत्य करते हुए, समूह में नृत्य करते हुए, कहाँ से, ये अल्मोड़ा के लाखोडियार पे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये देखो ये अल्मोड़ा के क्या है लाखोडियार के चित्र हैं जो क्या है वहाँ के शैलाश्रय से प्राप्त हुए, ठीक है, लाखू उडियार से, इंपोर्टेंट है, ठीक है। आइए अब चर्चा परिचर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो लाखू उडियार में पशुओं और मानव के रंगील चित्र प्राप्त हुए हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। मैं पूछूं आपसे कि उत्तराखंड का वह कौन सा स्थल है जहाँ से नीले रंग के शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, ठीक है, नीले रंग के शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। आंसर में बताएंगे कि नीले रंग के शैलाश्रयों का जो प्रयोग हुआ है कौन से क्षेत्र में किया गया था, कौन से गुफा से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कसार देवी मंदिर, ठीक है। यह मंदिर अल्मोड़ा जिले से 8 किलोमीटर की दूरी पर कश्यप पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। कहाँ पे, अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर कश्यप पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, और यह मंदिर दूसरी शताब्दी से यहाँ स्थापित है। कब, दूसरी शताब्दी से। और यहाँ 14 नाच करने वालों का क्या, 14 नृतकों का क्या मिलता है, सुंदर चित्रण मिलता है, ठीक है। कहाँ से, कसार देवी मंदिर कि कौन सी पहाड़ी पे, कश्यप पहाड़ी, कितना किलोमीटर दूर, अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर आगे है, कश्यप पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, दूसरी शताब्दी में निर्मित है, स्थापित है, और 14 नृत्यकों की क्या मिलता है यहाँ पे, सुंदर चित्रण प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरा है आपका फल सीमा, ठीक है। कहाँ पे है फल सीमा, अल्मोड़ा जिले के हौलबाग तहसील में, ठीक है। हौलबाग तहसील में क्या है, ये स्थित है फल सीमा। यहाँ से नित्य मुद्रा और योग मुद्रा वाली मानव आकृतियां प्राप्त हुई, ठीक है। एक तो मैंने देखो फल सीमा से क्या हुआ, एक तो नृत्य करती हुई आकृतियों में चित्र प्राप्त हुए और एक योग मुद्रा में, ठीक है। दो तरह के यहाँ से चित्र प्राप्त होते हैं, नृत्य मुद्रा और योग मुद्रा वाली क्या होती है, मानव की आकृतियां प्राप्त होती है। और यहाँ 2 चट्टानें प्राप्त हुई जिसमें क्या कप मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। 2 चट्टानें और प्राप्त हुई है जहाँ से क्या मिलते हैं, कप मार्क्स भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जाखन देवी मंदिर, ठीक है। यह मंदिर अल्मोड़ा जिले के कहाँ पे, धनौला में स्थित है। देखो जाखन देवी कहाँ पे, अल्मोड़ा जिले के धनौला में स्थित है। इस मंदिर से यक्षों के निवास का पुष्टिकरण मिलता है, ठीक है। जो जाखन देवी मंदिर है, ठीक है, कौन से वंश का निवास मिलता है, तो यक्षों के निवास की यहाँ से क्या होती है, पुष्टिकरण होती है, उनके बारे में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, पेटसाल व फड़कानोली, ठीक है। पेटसाल व फड़कानोली, पेटसाल से 1989 में कथकई रंग की क्या मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। 1989 में पेटसाल से कौन से रंग, कत्थई रंग के क्या हुए हैं, मानव की आकृतियां प्राप्त हुई है। और 1985 में फड़कानौली की खोज भी हुई है। 1985 में क्या फड़कानौली की खोज भी हुई है। पूछेगा क्या पेटसाल तो 1989 पे, और पूछेगा फड़कानौली तो 1985 में। कौन से कलर, कलर पूछेगा, रंग पूछेगा तो कत्थई रंग की मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। इन दोनों स्थानों की खोज किसने की थी, तो बता दो मुझे। पेटसाल की खोज और फड़कानौली की खोज किसने की थी, तो यशोधर मठपाल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोनों किस नदी के किनारे स्थित हैं, ये भी इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। पेटसाल और जो फड़कानौली है किस नदी के किनारे स्थित हैं, तो ये सुयार नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। किसने खोज की थी, यशोधर मठपाल ने की थी। कब की थी, पेटसाल की 1989 में, और अगर फड़कानौली की बात करूं तो 1985 में, ठीक है। यशोधर मठपाल, कौन सी नदी, सुयार नदी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके लिए क्या है, लुइपथाप है, ठीक है। यहाँ से लाल रंग की चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए। देखो लाल रंग के शैलाश्रय, पत्थरों पे बने चित्र लाल रंग के कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो लुइपथाप आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करूं तो कालसी के शिलालेख, ठीक है, इंपोर्टेंट होता है आपका क्या, कालसी के शिलालेख। कालसी के बारे में आप क्या क्या जानते हो, ठीक है। कालसी से किसके शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो कालसी के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे।
तो वहीं कालसी की बात करूं तो कालसी में आपको बताया था कि कालसी कहाँ पे, देहरादून, ठीक है। कहाँ पे, टोंस और यमुना नदी के संगम पर पड़ता है आपका कालसी, ठीक है। यहाँ से राजा अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो कहाँ से, मैंने बताया कालसी से। कौन सी नदी, यमुना और टोंस के संगम पर है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। जो कालसी से अभिलेख प्राप्त हुए ना अशोक के, तो उनमें कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। देखो 257 ईसा पूर्व, ठीक है, 257 BC पूछ रहा है, सम्राट अशोक द्वारा एक अभिलेख कालसी में स्थापित करवाया गया था। यह अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अगर आप उत्तराखंड की परीक्षा वाणी है केसरी नंदन त्रिपाठी की, ठीक है, अगर उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें देहरादून है, पेज नंबर 165 में आपको दिया हुआ है कि जो देहरादून है उसमें कालसी क्या है, कालसी के बारे में थोड़ी आपको दिया हुआ है कि किसका, अशोक का अभिलेख मिला हुआ है, जिसमें क्या प्रसिद्ध चित्रशला पर पाली भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और लेख ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये वहाँ का संकलन है, परीक्षा वाणी का संकलन है, ठीक है। इस अभिलेख में अशोक के द्वारा क्या घोषणा की गई, ठीक है। जो अभिलेख मिला है, जो पत्थर पे लेख मिला है, अभिलेख मिला है, अशोक द्वारा इस पत्थर में क्या लिखवाया गया था, उसके द्वारा क्या उत्कीर्ण करवाया गया था, तो उसने अपने राज्य में हर स्थान में मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा की क्या कर दी थी, व्यवस्था कर दी थी, ठीक है। जो राजा अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है, अशोक क्या बोलता है कि मैंने अपने राज्य में क्या कर दिया था, मनुष्यों और पशुओं के लिए क्या कर दिया था, चिकित्सा, मतलब कि एक अच्छे उपचार की व्यवस्था कर दी थी, ठीक है। इसके साथ ही अभिलेख में लोगों से हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात कही गई थी। अभिलेख से प्राप्त होता है, कालसी के अभिलेख से क्या प्राप्त होता है कि राजा अशोक ने, अशोक महान भी बोलते हैं, अभी इसके बारे में आपको मैं और कनेक्ट करते हुए बताऊंगा कि अशोक ने इस अभिलेख में क्या बोला कि मैंने अपने राज्य के हर स्थान में मनुष्यों के लिए, ठीक है, चाहे मनुष्य है चाहे जानवर है, हर जीव जंतु के लिए क्या करती थी, चिकित्सा के लिए एक उत्तम व्यवस्था कर दी थी। और अपने अभिलेखों में क्या कर दिया, क्या उत्कीर्ण किया था कि लोगों को हिंसा को त्यागने के लिए और अहिंसा को अपनाने की बात कही गई थी। ये वही अशोक महान है। पता है आपको कि कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग कब विजय करते हैं, कलिंग पर बताना, मैंने पहले वीडियो में बताया था, 261 BC कलिंग पर विजय करते हैं, ठीक है। कौन से शिलालेख में, अपने शासन के 8वें वर्ष, शासन करने के 8 वर्ष पश्चात क्या करते हैं, कलिंग पर क्या करते हैं, विजय करते हैं। तो वही राजा अशोक क्या बोलते हैं अब कि हिंसा को त्यागना है, अहिंसा को अपनाना है, ठीक है। राजा अशोक ने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों अपनाया, किससे प्रभावित है, कलिंग युद्ध में अशोक ने खुद अपने अभिलेख में कहा गया कि जो मैंने कलिंग युद्ध किया उसमें क्या 1,50,000 करीब क्या मारे गए थे, लोगों की क्या हुई, दर्दनाक मृत्यु हो गई थी, और 50,000 लोग करीब इसमें क्या हो गए, घायल हो गए। तो इन्होंने अपने ही अभिलेख में क्या किया है, इस बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। और वही राजा अशोक क्या होता है, कलिंग युद्ध। अब मुझे बताओ जो कलिंग है ये वर्तमान में कलिंग कौन से क्षेत्र में पड़ता है, कलिंग, ठीक है। जो कलिंग युद्ध के पश्चात इसने क्या कर दिया, अपना जो हिंसा करता था, जो युद्ध करता था, इसने युद्ध त्याग दिया और क्या कर दिया, एक प्रेम के रास्ते में चल पड़ा और युद्धों को प्रेम से जीतने लगा, ठीक है। तो वही राजा अशोक क्या बोलता है कालसी अभिलेख में कि हिंसा को त्यागना है, अहिंसा को अपनाना है, ठीक है। और उसने अपने राज्य में क्या कर दिया था, हर स्थान पे मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए क्या कर दी थी, चिकित्सा की व्यवस्था कर दी थी। राजा अशोक के अभिलेख से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया जो कलिंग है, कलिंग का युद्ध मैंने बताया 261 BC, ठीक है, 261 BC। क्या होता है BC, मैंने जो NCERT का सेशन कराया था आपको, वहां से मैंने BC हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, BC हो गया, और मैंने आपको बताया था AD हो गया, BC हो गया, ठीक है। इनके बारे में अच्छे से बताया, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है, बिफोर प्रेजेंट हो गया, एनी डोमिनो हो गया। तो मैंने इनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में आपको समझाया हुआ था, ठीक है। तो 261 BC अपने शासन के 8वें वर्ष ये क्या करता है, कलिंग पर क्या करता है, विजय प्राप्त करता है, और उसके बाद क्या कर देता है, ये युद्ध वाली नीति छोड़ के क्या करता है, बौद्ध धर्म को अपनाता है, और क्या होता है, अहिंसा के रास्ते पर चलता है। तो जो अशोक था कौन से वंश का राजा था, मुझे बताइए।
तो कौन से वंश का, तो बिंदुसार, बिंदुसार के बाद कौन आता है, अशोक आता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन आता है, बिंदुसार आता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर शासन की बात करूं तो 322 से कितना 297 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक कौन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य होता है। 322 ईसा पूर्व से लेके 297 ईसा पूर्व तक क्या करता है, ये शासन करता है। उसके बाद इसका पुत्र आता है जो कौन था, बिंदुसार था। वो कब बैठता है, जब इसके पिता की मृत्यु होती है, किसकी, चंद्रगुप्त की मृत्यु होती है, तो 297 ईस्वी में बैठता है। 272 से 268 ईस्वी तक ये क्या करता है, शासन करता है। उसके बाद इसका पुत्र आता है राजा अशोक, जिसने क्या सर्वप्रथम अपने अभिलेखों से जनता को क्या किया था, संबोधित किया था। तो अशोक कब आता है, तो मैंने 268 से 232 ईसा पूर्व तक अशोक आता है, ठीक है। तो कौन से वंश का, ये भी बता दिया, मौर्य वंश का, ठीक है। और देखो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या कौन कर देता है, बताओ मुझे, तो कौन करता है, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पूछेगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था, ठीक है। उसकी हत्या उसी का सेनापति जिसका नाम क्या था, पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। इसकी क्या कर देता है, बृहद्रथ को क्या कर देता है, मृत्यु के घाट उतार देता है, मार देता है। और क्या करता है, उस अपना राज्य स्थापित करता है, जहां से क्या चलता है, फिर शुंग साम्राज्य चलता है, ठीक है। कब, 180 से 149 ईसा पूर्व, 180 से 149 ईसा पूर्व तक क्या चलता है, शुंग वंश चलता है, ठीक है। और ये वही चंद्रगुप्त मौर्य है जिसकी नींव किसने रखी थी, चाणक्य द्वारा रखी गई थी, ठीक है। मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। अगर बात करूं मगध की तो सबसे शक्तिशाली मगध था। क्यों था, कौन सी नदियों के किनारे था मगध, बताओ। मगध गंगा और सोन नदियों के मध्य बसा था, या गंगा या यमुना के मध्य बसा हुआ था। जो मगध का एरिया था कौन से इलाके में पड़ता था, गंगा या सोन या गंगा या यमुना, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो वही मगध क्या था, उस समय क्या था, सबसे शक्तिशाली था। क्यों था, क्योंकि मगध का एक बड़ा हिस्सा क्या था, जंगलों से युक्त था। जंगलों से युक्त होने के कारण यहाँ से क्या होते थे, इन्हें हाथी मिल जाते थे। हाथी का प्रयोग ये कहाँ करते थे, युद्धों में करते थे। देखो एक हाथी 100 सैनिकों को मार गिराता था, तो वहां से क्या मिलते थे, मगध के जंगलों से इन्हें हाथी प्राप्त होते थे। और उन हाथियों को ये क्या करते थे, प्रशिक्षण देते थे, शिक्षण करते थे, और युद्ध में ये क्या करते थे, उनका प्रयोग करते थे। और वहीं आपको बताओ मगध का क्षेत्र जंगलों से युक्त था, तो वहाँ खनिज भी क्या थे, उपलब्ध, वहाँ पे संसाधन खनिज भी क्या थे, बहुआयात मात्रा में थे, जिससे इन्हें हथियार बनाने में क्या हुई, आसानी हुई। तो क्या था, मगध उस समय क्या था, एक शक्ति संपन्न साम्राज्य था, ठीक है। ये तो मैंने आपको टॉपिक से बाहर का बता दिया, राजा अशोक के बारे में अब बताया था, तो इतना तो जानना ही था, ठीक है। अब जानते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आते हैं, साहित्यिक स्रोत में मैंने पहले ही आपको बताया, इसमें धार्मिक ग्रंथ आते हैं, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में क्या आते हैं, धार्मिक ग्रंथ, अभिलेख आते हैं। तो इन स्रोतों के बारे में अब हम परिचर्चा करेंगे। और इन स्रोतों में उत्तराखंड के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये स्रोत क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। देखो कब ऋग्वेद की रचना हुई, कब इसे लिखा गया, बहुत ही अंतर है। रचना की बात करूं तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, 3500 ईसा पूर्व क्या हुई, इनकी रचना हुई, ठीक है। 3500 ईसा पूर्व ऋग्वेद की रचना हुई। रचना मतलब कि ये मन ही मन, जैसे मुझे पता है, मैंने मन ही मन इसको क्या की, बनाया, और मैंने दूसरे को बता दिया, उसने तीसरे को बता दिया। तो मन में रखा और मैंने बनाया और अपने ही मन में रखा, मेरे द्वारा, मैंने कहीं लिखा नहीं, तो रचना हुई। और एनसीईआरटी बोलती है कि 1500 ईसा पूर्व क्या हो जाती है इसकी, इसे लिखा जाता है। सबसे पुराना ये क्या है, वेद है, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको। तो सबसे प्राचीन वेद की बात करूं तो कौन सा, ऋग्वेद हो गया, ठीक है। कब इसकी रचना हुई, तो मैंने बताया 3500 ईसा पूर्व इसकी रचना होती है, ठीक है। ये लिखा नहीं गया था तब, रचना पूछेगा तो 3500 ईसा पूर्व। अगर पूछेगा कि तो कब लिखा गया, तो 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व। ये कहाँ से, एनसीईआरटी वेरीफाइड है, ठीक है। एनसीईआरटी वेरीफाइड है, वहाँ का मैं आपको क्या बता रहा हूँ, संकलन बता रहा हूँ, ठीक है। अब ऋग्वेद की बात आती है, तो ऋग्वेद के बारे में एक्स्ट्रा जान लेते हैं। पहले वेद शब्द, ठीक है, वेद शब्द के बारे में जानना आपके लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। वेद शब्द कौन सी धातु से, तो
तो बताओ मुझे, विद धातु से निष्पन्न है। कौन सी धातु से? विद धातु से निष्पन्न है वेद। ठीक है, अर्थ को जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। विद धातु से क्या है? निष्पन्न है, जिसका अर्थ क्या होता है? बताओ, वेद शब्द क्या अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है, विचार होता है, और उसी के साथ क्या होता है? सत्ता एवं लाभ। ज्ञान का ही दूसरा नाम क्या है? वेद है। ज्ञान का ही दूसरा नाम क्या है? वेद है। तो अब आप जान चुके हैं वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। कौन सी धातु से निकला हुआ है? विद धातु से क्या है? निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान होता है। सबसे पुराना वेद की बात करूं तो क्या है? ऋग्वेद है। अगर सबसे नवीनतम या सबसे नया बोलूं तो कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है, अब ऋग्वेद की चर्चा करूं तो मुझे बताइए कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, कितने वाल खिल्ले हैं, ठीक है, कितने सूक्त हैं, कितने अध्याय हैं। तो आपको बता दूं, ऋग्वेद के में कितने 10 अध्याय में कितने 1028 कितने अध्याय? 10 अध्याय हैं। ठीक है, 10 अध्याय हैं। और कितने सूक्त हैं? 10 अध्याय तो मैंने बता दिया, तो इसमें सूक्त कितने हैं तो बता दूं आपको, कितने? 1028 सूक्त हैं। और बता दूं वहीं वालखिव्य कितने हैं। ठीक है, वालखिव्य कितने हैं आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कितने वालखिव्य इसमें हैं। वहीं अगर बात करूं तो वेदों की रचना किसने की? ठीक है, वेद तो मैंने बता दिया। ठीक है, रचना कब हुई? ठीक है, कब लिखा गया? तो रचना किसके द्वारा? महर्षि वेदव्यास द्वारा क्या लिखा गया? इसके द्वारा किसके द्वारा वेदों को लिखा गया? महर्षि वेदव्यास द्वारा इन्हें लिखा गया। सबसे प्राचीन है। कितने बताया मैंने? बताओ मुझे। अब बताओ, जो ऋग्वेद है कितने मंडल, कितने अध्याय? 10 मंडल। कितने सूक्त, कितने मंत्र, कितने सूक्त बोला मैंने आपको? 1028 सूक्त। ठीक है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है उनको कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे वेद हैं वैसे ही इनके क्या होते हैं? उपवेद होते हैं। ठीक है, अब मुझे बता दो कि वेदों के उपवेद कौन कौन से हैं। ठीक है, जो वेद हैं उनके उपवेद मुझे फटाफट बताएंगे कि वेदों के उपवेद किसके, कौन से उपवेद है? ऋग्वेद में कौन सा उपवेद है? ठीक है, ऋग्वेद का कौन से उपवेद है? सामवेद का, यजुर्वेद का और अथर्ववेद का। फटाफट बताएंगे कि इनके उपवेद कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे 4 क्या हैं? वेद हैं, ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैसे ही क्या होते हैं? इनके उपवेद होते हैं। 4 क्या हो जाएंगे? उपवेद हो जाएंगे। ठीक है, आयुर्वेद हो गया। ठीक है, पहला आपका क्या हो गया? आयुर्वेद हो गया, लिखते रहना, आयुर्वेद हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया? धनुर्वेद हो गया। ठीक है, धनुर्वेद हो गया। थर्ड आपका क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद हो जाएगा। थर्ड आपका हो जाएगा गंधर्व वेद हो जाएगा। और फोर्थ आपका हो जाएगा शिल्प वेद हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपका क्या हो जाएगा? शिल्प वेद हो जाएगा। तो ये क्या है? इनके उपवेद हैं। ठीक है, देखा, ऋग्वेद का क्या है? आयुर्वेद है। ठीक है, वही मैंने बताया क्या? धनुर्वेद का, यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? धनुर्वेद हो जाएगा। गंधर्ववेद का क्या हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। और जो अथर्ववेद है उसका क्या हो जाएगा? शिल्पवेद हो जाएगा। ठीक है, ये इनके क्या है? उपवेद हैं। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे ज्यादा उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। और इसमें उत्तराखंड को क्या बोला गया है? देवभूमि या मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ठीक है, जो वेद है, ऋग्वेद है, उसमें क्या कहा गया है? उत्तराखंड को देवभूमि या मनुष्यों की क्या कहा गया है? इसे पूर्ण भूमि कहा गया है। ठीक है, जो क्या है? परीक्षा वाणी है केसी नंदन त्रिपाठी, आप उसमें देखेंगे तो उसी से वेरीफाइड है ये। ठीक है, उसी से वेरीफाइड है। जो वेद है, ऋग्वेद में उत्तराखंड का क्या मिलता है? सर्वाधिक बार क्या मिलता है? चर्चा परिचर्चा मिलती है। पेज नंबर कितना? 89 आप खोलेंगे, अध्याय 3 है, उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन है, केसी नंदन त्रिपाठी परीक्षा वाणी, वहां से वेरीफाइड है। ठीक है, वहीं से पीपीटी क्या है? वेरीफाइड है। हमें सबसे ज्यादा उल्लेख किसमें? ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जिसमें इसके लिए क्या? देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि से कहा गया है। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाता है? स्कंद पुराण हो जाता है। पुराण कितने हैं आप मुझे बताएंगे? पुराण कितने हैं और उपनिषद कितने हैं? ठीक है, उपनिषद कितने हैं तो बताओ। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हो गए। ठीक है, पुराण कितने हैं? 18। और उपनिषद पूछेगा तो 18 के बीच में क्या लगा देंगे आप? 1 0 बढ़ा देंगे तो कितने? 108 उपनिषद आपका आंसर निकल जाएगा और 18 पुराण हो जाएंगे। अब आप मुझे बताएंगे कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे पुराना आप मुझे बताएंगे। ठीक है,
सबसे पुराना पुराण, ठीक है, कौन सा है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो स्कंद पुराण में हिमालय के 5 खंडों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जो स्कंद खंड है इसमें हिमालय का क्या 5 खंडों में विभाजन मिलता है। तो मैंने आपको बताया जो स्कंद पुराण था उसमें हिमालय को कितने 5 खंडों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, या उसमें बोल सकते हैं कि उल्लेख मिलता है। जो स्कंद पुराण है ना, हिमालय के 5 खंडों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से वो 5 खंड थे। सबसे पहले बात करूं तो कश्मीर हो गया, ठीक है। दूसरा आपका जालंधर हो गया। तीसरा आपका केदारखंड हो गया। चौथा आपका मानसखंड और पांचवा आपका नेपाल था, ठीक है। अब थोड़ी इनके बारे में और जान लेते हैं, ठीक है। देखो कश्मीर का इतिहास किसके पुस्तक में मिलती है, ठीक है। कश्मीर के इतिहास किसके पुस्तक में, ठीक है। राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित थी, ठीक है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा परिचर्चा हुई है, ठीक है। वहीं देखो हिमालय को मैंने क्या बताया, स्कंद पुराण में 5 खंडों में विभाजित किया गया है। कश्मीर, जालंधर, केदारखंड, मानसखंड और नेपाल, ठीक है। देखो अगर बात करूं नेपाल का तो ये कहाँ कुर्मांचल कुमाऊं में आता था। कहाँ पे, कुर्मांचल, जो नेपाल क्षेत्र है ये आता था कुर्मांचल कुमाऊं में आता था। मानसखंड तो क्या था, कुमाऊं का ही हिस्सा था, ठीक है। कश्मीर हो गया तो कश्मीर क्या था, जो सुरम्य कश्मीर था, ठीक है। कौन से वाले हिस्से में आता था मुझे आप बताएंगे, ठीक है। वहीं अगर बात करूं जो केदारखंड है, केदारखंड वाला हिस्सा आपको मैंने बताया है, बार बार मैं आपको बताता हूँ, बार बार कनेक्ट करते हैं। केदारखंड आपका क्या था, गढ़वाल मंडल था, ठीक है। मानसखंड आपका क्या था, कुमाऊं मंडल था, ठीक है। और कुमाऊं मंडल में ही कुर्मांचल वाले हिस्से में आता था आपका नेपाल, ठीक है। उसी में बात करूं जो जालंधर वाला क्षेत्र था, तो ये जालंधर क्षेत्र किस में आता था, ये हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र था। ये कौन सा था, हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो 5 स्कंद पुराण में से हिमालय को 5 खंडों में विभाजित किया गया था। उल्लेख मिलता है कश्मीर, जालंधर, केदारखंड, मानसखंड और नेपाल, ठीक है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। देखो जो बताया वही पीपीटी में संलग्न है, ठीक है। केदारखंड कौन सा वाला क्षेत्र है, अभी जो आप क्या देखते हो, अभी जो आप गढ़वाल मंडल देखते हो, ठीक है। जो गढ़वाल मंडल देखते हो कितने जिले, 7 जिले, ठीक है, बताया है पहले। और मानसखंड कौन सा, जो अभी कुमाऊं है, ठीक है, जिसे आप कुमाऊं के नाम पे जानते हो, कितने जिले, 6 जिले, ठीक है। तो स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र के लिए कुर्मांचल शब्द का प्रयोग हुआ है। मैंने बताया ना कुर्मांचल करके बताया था, कुर्मांचल कुमाऊं, नेपाल कहाँ थे, कुर्मांचल कुमाऊं। तो वहीं स्कंद पुराण में कुमाऊं का प्रयोग किसके लिए हुआ है, कुर्मांचल के लिए हुआ है, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है ब्रह्म पुराण और वायु पुराण, ठीक है। ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में क्या किसके बारे में चर्चा परिचर्चा मिलती है, तो ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किसके बारे में, गंधर्व हो गए, यक्ष हो गए, किन्नर हो गए, किरात हो गए, नाग आदि जातियों के निवास का उल्लेख मिलता है, ठीक है। गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किरात, नाग कितने हो गए, तो 5 जातियां हैं, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किरात और नाग। याद करना, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किरात और नाग कौन से पुराण में, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में, ठीक है। किसके बारे में, इन 5 जातियों का क्या मिलता है, निवास स्थान के बारे में चर्चा परिचर्चा मिलती है। तो जो पहला हमारा क्या था, हमने जो प्रागैतिहासिक काल था उसके बारे में चर्चा परिचर्चा की थी, ठीक है। और दूसरा क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल है, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा होगी। तो 2 पार्ट हमारे यहाँ पे क्या होगी, 2 भाग हमने एक ही में कंप्लीट कर लिए हैं। जो तीसरा भाग है वो बहुत क्या है, डीपली है, थोड़ा लंबा है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। हम तीसरे वाले में किसके बारे में चर्चा करेंगे, जो ऐतिहासिक काल है, ठीक है। उसमें भी मैंने 3 काल में उसे विभाजित किया था। एक हो गया प्राचीन काल हो गया, दूसरा मैंने आपको कौन सा काल बताया था, मध्यकाल हो गया, और तीसरा आपका आधुनिक काल हो गया। तो 3 काल में उसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। ये 2 पार्ट हमने अब रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी। प्रागैतिहासिक काल में हमने क्या पढ़ा था, पत्थर के उपकरण हो गए, गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मृदभांड, धातु उपकरण, ठीक है। उसमें लाखों गुफा, गोरखिया गुफा पढ़ा था हमने, किमनी गांव, मलारी हो गया, लेपथाप हो गया, हुडली हो गया, पेटसाल हो गया, फलसीमा हो गया, रामगंगा घाटी हो गया। ये सब हम प्रागैतिहासिक काल में हम इसके बारे में चर्चा परिचर्चा करते हैं, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल में हमने किसके बारे में, धार्मिक ग्रंथों के बारे में, ऋग्वेद के बारे में पढ़ा, स्कंद पुराण के बारे में पढ़ा, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में क्या किया हमने, इनके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है। तो ये पहला जो हमारा क्या था, उत्तराखंड प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल था, वो हमारे क्या हो गई है, संपन्न हो गई है। उसके बारे में हमने क्या की है, इंपोर्टेंट जो भी फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर ली है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम किसके बारे में, यहाँ का ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, जिसमें कुनिंद या कुलिंद वंश हो गए, ठीक है। और क्या क्या कौन कौन से वंश हैं मुझे बताओ, और कार्तिकेय राजवंश हो गए, ठीक है।
इन सभी के बारे में हम चंद वंश हो गए, पवार वंश हो गए, इन सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा इसके दूसरे भाग में करेंगे। ठीक है, देखो मेहनत का रास्ता क्या होता है, कठिन होता है। क्या होता है, कठिन होता है, और सफलता भी मिल जाती है, क्योंकि मेहनत के रास्ते पे क्या होती है, भीड़ कम होती है। ठीक है, मेहनत के रास्ते में क्या होती है, भीड़ कम होती है। बस इतना है कि मैं करके रहूँगा। ठीक है, मैं करके रहूँगा। ठीक है, IPS तो लगाना है आगे। ठीक है, IAS तो लगाना है आगे। जिस दिन सोच लिया लगाना है, मास्टर जी को लगाना है आगे, उस दिन आपको कोई भी बाह्य शक्ति रोक नहीं सकती है। जिस दिन आप क्या आपके अंदर से आंतरिक अभिप्रेरणा जिस दिन आप में उत्पन्न हो जाएगी, उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता है। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों का बहुत प्यार एवं साथ मिला, इसलिए मैं आपके लिए ये एक छोटा सा मैराथन क्लास लाया था। और अपने मित्रों में भी इसे साझा कीजिए। और इसका नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए क्या होगा, और भी क्या होगा, VIMP होगा। सीरीज का नाम क्या है, लड्डू सीरीज है। ठीक है, एक हो गया, दूसरा आज हो गया, तीसरा अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।